हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। और अभियान आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री को। ठीक है। हिस्ट्री में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम्स हो, चाहे यूजीसी नेट हो। हर एग्जाम्स में हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासतौर से मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में हिस्ट्री बहुत ब्रॉड सिलेबस है। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस होता है कि सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें तो पढ़े कैसे हैं। ठीक है। क्वेश्चंस जो आते हैं उस क्वेश्चन को सर सॉल्व कैसे करें, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है। अगर हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है ना, तो तुम्हारे लिए हर एक चीज़ें आसान हो जाएंगे, तुम समझ सकते हो। ठीक है। उसको लिख सकते हो, क्वेश्चंस जो भी आते हैं उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ना हिस्ट्री का एक नए तरीके से, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझते हुए, धीरे धीरे उस चीज़ को समझते हुए हम हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है। और हम इस पढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। कहीं भी हम जाते हैं, ठीक है, अगर ऐसे समझे कि हम इसको ही चैप्टर को क्यों लिया। कहने का मतलब ये, अगर इस चैप्टर को हमने लेने का कारण ये है कि अगर हम कहीं भी जाते हैं, अगर आज के डेट में अगर हम समझें इस चीज़ को, ठीक है, कि अगर हम कहीं भी जाते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल सोचते हैं कि हम इकोनॉमिक स्टेबल हों, ताकि हम चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। चाहे जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी हमारी चीज़ें, जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या होता है, हमें इकोनॉमिक्स रूप से, इकोनॉमिकली क्या होगा, मजबूत होना जरूर चाहिए। ठीक है। ब्रिटिशर्स ने भी सबसे पहले क्या किया, आए थे क्या करने, आए स्टार्टिंग में आए कि भैया हमें एक व्यापारी की तरह है। ठीक है। व्यापारी करने के बाद धीरे धीरे वो क्या किए, वो लोग बढ़ते गए। ठीक है। बढ़ने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव आ गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल करने लगे। ठीक है। तो क्यों करने लगे, क्योंकि उनको इकोनॉमिकली स्टेबल होना, तो उनको एक आर्थिक रूप से क्या हो रहा था, फायदे हो रहे थे। ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे हम चीज़ों को शुरू करेंगे। ठीक है। कि अब क्वेश्चंस बनता है कि भारत में, ठीक है, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था या ब्रिटिश कॉलोनिज्म था, ठीक है, कहीं से स्टार्ट हुआ, क्या कारण थे, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे करके पढ़ना है। ठीक है। तो क्वेश्चंस बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा, और इस इम्पैक्ट को में क्या क्या चेंजेस थे, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है। पहला तो हमें पढ़ना है ये फेजेस, ये फेज क्या थे। ठीक है। 1757 से लेके 1813 तक, 1813 से लेके 1858 तक, और 1858 से लेके करंट तक, 1947 तक। दूसरा था, इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया था, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अपनाई। ठीक है। पहला क्या किया, उन्होंने फेजेस में बांटा और उसी फेजेस में अपना अपना काम करते गए। दूसरा उन्होंने क्या किया, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से, क्योंकि भारत क्या था, कृषि प्रधान देश था। भारत क्या था, कृषि प्रधान देश था। तो कृषि प्रधान देश के लिए क्या होगा, तुमको अपना बेहतर करना पड़ेगा, उसी चीज़ को फोकस करना पड़ेगा। थर्ड उन्होंने क्या किया भाई, बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन क्या करता है, अपने सामान को प्रमोट करता है, ना कि तुम्हारे सामान को प्रमोट करेगा। तो उसने क्या किया, थर्ड उसने क्या किया था, इकोनॉमिक अपने डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जो लोकल थे ना, लोकल क्राफ्ट इंडिया के, उसको उन्होंने तोड़ना, खत्म करना स्टार्ट करके अपना अपना लेके आते थे, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो लोकल चीज़ों को उन्होंने बंद करना स्टार्ट किया। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो धन का निर्गमन करने लगे। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने देते हैं, सिद्धांत भी देते हैं कि धन के निकासी का सिद्धांत। ठीक है। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे हम कि कृषि का क्या करने लगे, इन्होंने मॉडर्नाइजेशन करने लगे। ठीक है। इसका कमर्शलाइजेशन करने लगे, कृषि एग्रीकल्चर में क्या करने लगे, कमर्शलाइजेशन कर, अपने उपभोग के हिसाब से उन्होंने क्या करने लगे, उस अपनी ज़रूरत के हिसाब से कृषि करने लगे और करवाने लगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है कि मॉडर्न इंडस्ट्री उन्होंने, छठा टॉपिक क्या होगा इसमें, कि मॉडर्न इंडस्ट्री, आधुनिक जो उद्योग था उसका उन्होंने विकास करने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि सर उपनिवेशवाद क्या होता है। पहला ही क्वेश्चन बनता है कि सर उपनिवेशवाद क्या होता है। ठीक है। उपनिवेशवाद आया तो क्यों आया। ठीक है। ध्यान देना कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, मान के चलो कि एक भौगोलिक क्षेत्र ये है, एक भौगोलिक क्षेत्र ये है, मान के चलो ये इंडिया है, ये
यूरोप है चाहे ब्रिटेन, कोई भी मान के चलो, ब्रिटेन मान लो, कि जो यहाँ वाला, मान लो बी और ये आई, ये यहाँ अपनी चीज़ें क्या हो रहा है, स्थापित कर रहा है। ठीक है, दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में अपनी कॉलोनी जो स्थापित करते हैं, चाहे तो हम जाते हैं, जैसे आज के डेट में लोग, गांव के लोग क्या करते हैं, शहरों की तरफ पलायन हो रहे हैं, और शहर के लोग क्या करते हैं, गांव की तरफ पलायन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं। ठीक है, तो क्या ना, कॉलोनी उन्होंने स्थापित करने लगे, अपना घर की तरफ बनाने लगे, कॉलोनी स्थापित करने लगे, उसी को क्या कहा गया, उपनिवेशवाद। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सर उपनिवेशवाद का कारण क्या था, उपनिवेशवाद का, कॉलोनिज्म का कारण क्या था। ठीक है, उपनिवेशवाद का कारण क्या था। तो पहला कारण क्या था कि भैया वो लाभ कमाने के लिए, कॉलोनिज्म का चाहे उपनिवेशवाद का कारण या कॉलोनिज्म का कॉज क्या था। ठीक है, पहला क्या था, वो क्या करने आए थे, लाभ कमाने आए थे। उनको क्या था, लाभ कमाने की लालसा थी, लाभ कमाने की क्या थी, लालसा थी। वो क्या करते थे, पैसा कमाने आए थे। ठीक है, दूसरा, अपनी जो कल्चर होता है या फिर अपने जो चीज़ें होते हैं उसका विकास करने आए थे। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना कि मात्र देश का विकास, मतलब अपनी जो चीज़ें होती हैं, अपना जो कल्चर होता है, अपना सारी चीज़ें होती हैं, उसका डेवलपमेंट करने आए थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी था, उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा, अब उन्होंने क्या क्या कि स्थानीय लोगों को, अब कहीं भी तुम जाओगे, किसी भी स्टेट में जाओ चाहे डिस्ट्रिक्ट में जाओ, आज के डेट में अगर तुम जाते हो तो क्या करते हो, वहाँ के लोकल्स जो होते हैं ना, उनको क्या चाहोगे कि अपने अंडर में, क्या करोगे, अपने अंडर में करना। तो उन्होंने क्या किया कि लोकल लोगों को पकड़ के उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी में चेंज करवाने लगे, ताकि उससे क्या होगा, वो अपने धर्म में शामिल कर उनको अपने तरफ बनाना। ठीक है, तो ये क्या हो, इसका मुख्य कारण था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सर इसकी स्थापना क्यों हुई, स्थापना क्या कारण के, वो क्यों इतना ललायत हो गए थे। ठीक है, अब देखो ललायत इसलिए हो गए, तो उन्होंने स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उन्होंने ट्रिपल जी के बारे में देखा। क्यों, क्योंकि ट्रिपल जी का मतलब क्या हो गया, गोल्ड, ग्लोरी और गॉड, गोल्ड, ग्लोरी और गॉड, सोना, कीर्ति और गॉड। भैया अपनी कीर्ति भी स्थापित करना है, ठीक है, मार्केट भी स्थापित करना, और अपने धर्म को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, अब देखो, अब बिजनेस करना है, तुमको क्या चाहिए, कच्चे माल भी चाहिए। कच्चे माल के लिए क्या चाहिए, हमको अपने कंट्रोल में कुछ कॉलोनी चाहिए, अपने जगह चाहिए। ठीक है, अपनी जनसंख्या में क्या चाहिए, वृद्धि करना होगा। ठीक है, और समृद्धि लाना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कॉलोनिज्म को स्थापित करने का एक कारण बनता है। ठीक है, अब देखो, अब इसी चीज को करते हुए पहला टॉपिक क्या बनता है, फेज ऑफ मार्केटलिज्म, या कहेंगे इसको वाणिज्यिक वाद का चरण। ठीक है, अब देखो, पहला क्या है कि इसका वाणिज्यिक वाद का चरण। अब देखो, कोई भी चीजें हिस्ट्री जब पढ़ोगे, ठीक है, तो एक एक चीज है ना, एक एक चीज है, पॉलिटिकल क्या चेंजेज आए, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक्स, कल्चरल और सोशल और कल्चरल, ये छोटी छोटी चीज़ों को ना 5 इम्पैक्ट्स होते हैं किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। और हिस्ट्री के लिए समझने के लिए 5 इम्पैक्ट्स अगर तुमको समझ में आ गया, तो आगे तुमको हिस्ट्री समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तुम भूलोगे नहीं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या क्या चेंजेस हुए, हुए तो क्यों हुए, ठीक है, उनके पीछे क्या क्या कारण थे। ठीक है, अब देखो, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अब देखो 1757 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, अब बैटल ऑफ प्लासी, अब देखो इसको समझने के लिए 1757 में क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी के तहत उसको क्या मिल गया, ब्रिटिश को राजनीतिक, उनकी पॉलिटिकल, राजनीतिक या पॉलिटिकल क्या हो गया, स्टेब्लिश हो गए, उनको राजनीतिक शक्ति मिल गई। ठीक है, अब देखो, और अब प्लासी, अब सिंपल सी बात है, कितने लोग क्वेश्चन बनते हैं सर प्लासी के युद्ध के बारे में, तो यहाँ थोड़ा सा ना प्लासी के युद्ध के बारे में तुमको समझाता हूँ। ठीक है, अब प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और किसके बीच, किस गवर्नर के बीच हुआ था, क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, अब बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनका युद्ध हुआ उनके साथ। ठीक है, इसको लोग बोलते थे कि अरे ये तो छल कपट से या धूर्तबाजी से हो गया, या षड्यंत्रकारों की वजह से हो गया। ठीक है, अब देखो सिराजुद्दौला जो थे, उनके दो लोग थे, कौन कौन से दो लोग थे जिनको सपोर्ट, ये देखो इधर क्लाइव खड़ा है,
ठीक है, इधर कौन खड़ा है? क्लाइव। क्लाइव के बगल में इधर कौन खड़ा है? ये सिराजुद्दौला हो गए, और दो लोग कौन थे? मीर जाफर और दीवान राय दुर्लभ। कौन था? मीर जाफर और दीवान राय दुर्लभ। ये दो बंदे थे जो सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, कहते हैं ना कि जैसे आज के डेट में कोई होता है ना कि चढ़ा दिए थे, चढ़ा देना किसी को, मतलब इतना मोटिवेट कर दो कि वो इतना एक्साइटेड हो जाए कि जाके किसी से भी लड़ लेगा। लेकिन जैसे वो लड़ने पहुंचा, तैसे ही मीर जाफर और दीवान क्या ने पीछे हट गए। जब पीछे हटे तो क्या हुआ? हार गए। अब जब हार गए भाई, सपोर्ट सपोर्ट क्या होगा? जिसके बल पे तुम लड़ने जा रहे थे वही सपोर्ट ही तुम्हारा पीछे डाउन हो गया, तो क्या होगा? डमाडोल हो जाएगी तुम्हारी स्थिति। जब डमाडोल स्थिति हो जाएगी तो भाई खत्म। ठीक है। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया? मीर जाफर ने सपोर्ट किया। तो मीर जाफर ने क्या किया? मीर जाफर को बनाया, मीर जाफर को बना दिया गया बंगाल का वो। तो मीर जाफर ने क्या किया कि जमींदारी दे दी, 24 परगने की जमींदारी इनको दे दी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा को इनको क्या मिल गया? इनको जमींदारी मिल गई। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि फ्री ट्रेड यहाँ पे 24 परगने की जमींदारी और फ्री ट्रेड इनको मिल गया। जब फ्री ट्रेड मिल गया तुम व्यापार करने लगोगे। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि मीर जाफर था, धीरे धीरे इसका क्या करे? शोषण कर रहे थे। धीरे धीरे करते करते ये भी अपोज करने लगा। तो इसका इसी इसी में एक मीर कासिम था। ठीक है। अब मीर कासिम को फिर बैठा दिया गया। ठीक है। मीर कासिम बैठता, धीरे धीरे वो भी, उसके भी लोग लेते रहते। मीर कासिम क्या करता है? वो सोचता है कि अरे यार हमारे ही लोग हैं, उनको टैक्स देना पड़ा है, ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो क्या काम करते हैं? खिजरी जमा, एक टैक्स निकालते हैं, खिजरी जमा। ठीक है। खिजरी जमा टैक्स उसने निकाला। ठीक है। खिजरी जमा टैक्स उसने निकाला। उसके तहत क्या है कि ब्रिटिशर्स और इंडियन दोनों को आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या होगा? ब्रिटिशर्स फिर गुस्सा क्या करे? मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं। ठीक है। तब क्या क्या कि फिर इसको हटा के, मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को, कि मीर कासिम बहुत समझदार व्यक्ति था, कहे, कब तक हमको लूटोगे? तो ये मीर कासिम क्या करता है ना, ये फिर इसको अपोज करते हैं ब्रिटिशर्स। ये भाग जाता है। भाग के कहाँ जाता है? अवध के नवाब के पास, कि भाई साहब चलो हम लोग मिलते हैं और मिलके हम लोग हराते हैं। तो कौन को मिलता है? अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। वहाँ शाह आलम सेकंड ऑलरेडी था। तो ये तीनों लोग जब मिलते हैं ना, तीनों लोग जाके वार करते हैं, तो क्या कहते हैं? बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर जब होता है तो उसमें प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिकल पावर ब्रिटिशर्स को क्या होता है? बैटल ऑफ, देखो, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। अब देखो इसके तहत क्या मिलता है? पॉलिटिकल पावर मिलती है, और इसके तहत एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिकल पावर ब्रिटिशर्स को क्या होती है? मिल जाती है। ठीक है। अब ब्रिटिशर्स को क्या होगा? जब मिल जाएगा तो उनका डेवलपमेंट क्या होगा? अब उनको टेंशन तो रहेगी नहीं, उनके पास क्या हो गई? पावर आ गई। ठीक है। लेकिन ध्यान अब स्टार्टिंग में कहीं जाओगे, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में ही तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगो तो लोग क्या करेंगे? बोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन तुमको काम भी करना है, तुमको पैसे भी कमाने हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश का जो स्टार्टिंग का जो मोटो था, ठीक है, बस कि भारतीय वस्तुओं का ये जो था ना, इसको लूट का काल भी बोलते हैं, लूट का काल। इसमें क्या किया ना कि भारतीय वस्तुओं का ना व्यापार करके बस खाली लाभ कमाना। उनको किसी चीज से मतलब नहीं था, बस खाली लाभ कमाना, हमें पैसा कमाना है। ये फेज जो है ना, 1757 से 1813 तक, इसका मेन ब्रिटिशर्स का मोटो था कि बस हमें पैसा कमाना है, बाकी तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो हमें कोई मतलब नहीं था। और ब्रिटिश इस फेज में क्या किया? पूरा एकाधिकार स्थापित किया। ठीक है। जितने लोग पोर्तुगीज थे, फ्रांसीसी, सबको हटा के अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता था। ठीक है। अब देखो एक एक चीज को करते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या क्या चीजें की। ठीक है। अब देखो पहला समझते हैं किसको? पॉलिटिकल को, राजनीतिक को। हम समझते हैं कि राजनीतिक क्या उन्होंने चेंजेस किए थे। उन्होंने क्या किया? घेरे की नीति, घेरे की नीति अपनाई। सबसे पहले उन्होंने घेरे की नीति अपनाई। अर्थात मतलब क्यों घेरे की नीति अपनाई? फ्री ट्रेड के लिए, व्यापारिक छूट, मतलब फ्री ट्रेड पाने के लिए इन्होंने क्या किया? घेरे की नीति अपनाई। अब ये क्या करते थे कि जैसे उस टाइम क्या थे, दो राजा हैं, ठीक है, अब ये आपस में क्या करते थे?
लड़ते थे। फिर तो कहते थे ना, एक कहावत भी है कि बिल्ली और दो बिल्लियों में, चाहे दो बंदरों में लड़ाई हो रही थी, एक बिल्ली आके निपट लेती है, या दो बिल्लियों में लड़ाई होती है, बंदर आके खा जाता है। तो ये ब्रिटिशर्स थे, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब जैसे अब ये हो गया सी, अब सी ने कहा कि भैया हम तुम्हारे पास आते हैं, हम तुमको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, तुमको सारी चीज़ें देंगे, तुम हमें क्या करोगे, फ्री ट्रेड दो, हमारी सेना को भी रखने दो। तो क्या होगा, ये फ्री ट्रेड इनसे भी कर लिया, इनसे भी कर लिया, ठीक है। मतलब शत्रु राज्यों को से मित्रता कर लेना, और इनको अपना डिस्टेंस मेंटेन भी रहेगा, उसका डिस्टेंस मेंटेन हो गया, और ये सारी चीज़ें इनको मिल भी गई। तो यहाँ उनको क्या, इसके बदले वो क्या लेते थे, फ्री ट्रेड लेते थे। तो कि जब घेरे की नीति अपनाते थे तो इनकी सेना यहाँ रहती थी, इनके बदौलत ये कुछ करते, जो बी वाला राजा वो कुछ करता नहीं था, ये वाला भी नहीं करता था। तो फ्री ट्रेड के लिए इन्होंने क्या किया, घेरे की नीति इन्होंने शुरू की। क्यों शुरू की घेरे की नीति, सबसे पहला कारण बनता है घेरे की नीति इसलिए शुरू की क्योंकि उनको व्यापारिक छूट प्राप्त करना था। क्या प्राप्त करना था, व्यापारिक छूट या ट्रेड में छूट प्राप्त करना था। दूसरा ऑप्शन आता है, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव। पॉलिटिकल समझ में आ गया, अब समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। अब एडमिनिस्ट्रेटिव में उन्होंने क्या चेंजेस किया, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव में स्टार्टिंग में था क्योंकि मुगल मुगल थे उस टाइम, ठीक है। तो उन्होंने क्या कि मुगल ढांचे के ना जो नीति थी, ठीक है, उनकी जो प्रशासनिक जो थी मुगल ढांचे की, उन्होंने बनाया। उन्होंने क्या किया, यहाँ फ्रंट बैक ना खेल के बैक फुट खेलना स्टार्ट किया, ठीक है, कि भैया फ्रंट पे मुगल को बिठाओ, हम पीछे रह के अपना काम करेंगे, क्योंकि अभी हम अगर फ्रंट पे आते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब देखो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो उन्होंने क्या किया कि जो लैंड पॉलिसीज थी उनमें इन्होंने चेंजेस करना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत जस्टिस में न्याय व्यवस्था में उन्होंने चेंजेस करना शुरू किया, ठीक है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव में किया। थर्ड पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या था कि भैया उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, धन कमाना था। यहाँ क्या करना था, धन कमाना था, उनको कैसे भी करके पैसा कमाना है, बाकी तो कोई मतलब नहीं। तो मतलब क्या करते थे कि भारतीय वस्तुओं को ले जा क्या करते थे, बाहर बेच देते, कच्चा माल लेके आते थे, अपना खरीदते थे, यहाँ से ले जाकर वहाँ बेच के वहाँ बनाते थे, फिर आकर उसको बेच देते थे। मतलब टोटल यहाँ धन के निकासी का सिद्धांत, यहाँ धन की निकासी का सिद्धांत यहाँ लागू हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, सोशल, ठीक है, यानी सामाजिक। अब तुम सोचो, अगर मान लो कहीं भी जाते हो, ठीक है, तो क्या तुम उनके जो समाज में जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो भी रीति रिवाज होती हैं, चाहे जो भी सारी चीज़ें, क्या तुम उनको तुरंत चेंज करना चाहोगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम अगर तुरंत चेंज करना चाहोगे, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, ठीक है। जैसे आज के डेट में अगर वर्तमान में जोड़ें, ठीक है, तो आज के डेट में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर काफ़ी लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, ठीक है, कि वो चाहते हैं कि उनमें चेंजेस ना हो, वो चाहते हैं उनमें चेंज ना, उनकी पॉलिसी से निकाह को लेके हुआ था, तीन तलाक को लेके हुआ था, ठीक है, कि ट्रेडिशनल चीज़ों में गवर्नमेंट घुस रही थी। तो उस टाइम भी उन्होंने क्या किया, भैया हमें कुछ करना ही नहीं है, सामाजिक कोई डेवलपमेंट करना ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको काम क्या था, खाली पैसा कमाना, हम समाज में बदलाव करने थोड़ी नहीं आए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या फोकस किया कि सिर्फ और सिर्फ भैया ठीक है, हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन आपका भी समाज ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, कल्चर। कल्चर में देखो, कल्चर यानी सांस्कृतिक, सांस्कृतिक उन्होंने डेवलपमेंट क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया आपकी संस्कृति भी ठीक है और हमारी संस्कृति भी ठीक है, ठीक है, लेकिन आप मेरी हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति क्या है, बेहतर है, अलग नहीं है लेकिन आपसे बेहतर है। तो इस दौरान क्या किया, कल्चर में भी कोई मतलब नहीं, सोशल में भी कोई मतलब नहीं, उन्होंने सिर्फ तीन चीज को फोकस किया, फ्रंट पे, बैक फुट पे, ठीक है, पीछे रह के मुगल को आगे खड़ा करके इन्होंने क्या किया, ये चीजें स्टार्ट की, ठीक है। तो आगे से इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो कहा जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो क्लाइव था, ठीक है, जो क्लाइव था, ठीक है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने भारत में अंग्रेजी राज की या ब्रिटिश राज की नींव डाली थी। क्लाइव ने क्या की थी, ब्रिटिश राज की नींव डाली थी, और वॉरेन हेस्टिंग ने उसको क्या किया था, मजबूत कर, उस नींव को क्या कर दिया, मजबूत कर दिया। और कार्नवालिस ने क्या किया, उस पर इमारत खड़ा कर दी, और वेलेजली ने इमारत को पूरा कर दिया, ठीक है। क्या किया, वेलेजली ने इमारत को पूरा कर दिया, और डलहौजी ने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये वाणिज्यवाद का
पहला चरण जो 1757 से 1813 तक ब्रिटिशर्स ने स्टार्टिंग में जो पॉलिसीज अपनाई, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स करिएगा, लिखिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ में आ गई ना, तो आगे क्यों ऐसा आंदोलन हुआ, चाहे जन आंदोलन हो, चाहे 1857 का आंदोलन हो, चाहे एजुकेशन में क्यों उन्होंने बदलाव किया, ठीक है, या प्रेस में उन्होंने क्या क्यों ऐसा किया, तो ये सो सारी चीज़ें आप लोग को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, अगर ये समझ में आ गया आप लोग को तो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या पॉइंट बनता है, आगे बनता है देखो 1813 से 1858 तक, ठीक है। फेज ऑफ फ्री ट्रेड, ध्यान देना, फेज ऑफ फ्री ट्रेड, फेज ऑफ फ्री ट्रेड क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, क्या हो गई थी, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई, इंग्लैंड में क्या हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गई, यानी औद्योगिक क्रांति स्टार्ट। अब देखो औद्योगिक क्रांति स्टार्ट होगी, अब भैया सिंपल सी बात है कि मशीनीकरण स्टार्ट हो गया, अब उनको क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, ठीक है। अब अपने माल को क्या करना है, बेचना है, ठीक है। अब 1813 में चार्टर एक्ट भी आ गया था, ठीक है। अब 1813 चार्टर एक्ट के तहत व्यापार का एकाधिकार क्या होगा, ब्रिटिश का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, भारत में बहुत सारे लोग क्या करें, इन्वेस्टमेंट करने लगे, ठीक है। दूसरा कि इस धर्म का प्रचार करना भी स्टार्ट कर दिए लोग, ईसाई 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हो गया, धर्म का भी प्रचार, ईसाई मिशनरी आने लगी, उन्होंने प्रचार करना लगा। ईसाई मिशनरी सबसे पहले कहाँ आया था, कलकत्ता में आया, और श्रीरामपुर से उन्होंने अपना प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा उन्होंने फिर शिक्षा पे भी उन्होंने 1813 एक्ट के तहत क्या हुआ था, शिक्षा पे भी उन्होंने डेवलपमेंट करने लगे, क्यों, क्योंकि चाहते थे कि अगर हम अपने जैसा तैयार करेंगे तभी हमारा मार्केट बढ़ेगा, हम अपने जैसा एक वर्ग तैयार करेंगे, ठीक है। अब क्या किया कि चाइना के साथ उन्होंने बना रहा, लेकिन इंडिया के साथ उन्होंने खत्म कर दिया। इसका जो मेन मोटो था, ठीक है, कि जो भारत में विनिर्मित उत्पाद थे, ठीक है, उनका आयात करना और कच्चे माल का निर्यातक के रूप में प्रयोग करना, ठीक है। अब देखो, अब इसका पॉलिटिकल हम समझते हैं, क्या समझते हैं, पॉलिटिकल, कि इन्होंने 1813 से 1858 के बीच में क्या क्या चेंजेस किए, ठीक है, उन्होंने क्या क्या बनाया। अब समझो इस चीज़ को, पॉलिटिकल को। अब यहाँ मान के चलो कि तुम्हारे पास सब सारी की सारी पावर आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्टार्ट हो गया, तुम्हारे पास सोर्स ऑफ इनकम हो गया, तुम्हारे पास कंपनी एक इस्टेब्लिश हो गई, तुम्हारे पास प्रोडक्ट आ गए। अब तुम क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को क्या करो, मार्केट में डालोगे। अब डालने के लिए उसको क्या करोगे, अपना विस्तार करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया, अपने साम्राज्य का ना, अपने ब्रिटिश साम्राज्य का इन्होंने प्रसारवादी नीति इन्होंने शुरू कर दी, कि भैया अब हमें प्रसार करना है, तभी तो हम इसको मार्केट में अधिक से अधिक क्या करेंगे, नियंत्रण कर पाएंगे, और जब नियंत्रण हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपना पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो हेस्टिंग ने क्या किया था, विस्तारवादी नीति अपनाई थी। अब देखो हेस्टिंग ने विस्तारवादी नीति के तहत क्या किया था, भैया सिंपल सी बात है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1845 में, आंग्ल युद्ध स्टार्ट हुआ, सुगौली की संधि हुई, और जो रसिया चीन जो नियंत्रण को जो रोकने की प्रॉब्लम्स हो रही थी नेपाल के थ्रू, और सुगौली की संधि के थ्रू अफगानिस्तान के थ्रू, उसको क्या किया गया, ब्लॉक हो गया। फिर आंग्ल मराठा युद्ध होता, उससे भी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, विस्तार आदि, मराठा मराठा उस टाइम क्या थे, ज़्यादा डेवलप थे, उन्होंने क्या किया, पिंडारियों के विरुद्ध संघर्ष स्टार्ट किया, फिर मराठा धीरे धीरे डाउन हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट कर दिया, डालहौजी ने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया, व्यक्तिगत का सिद्धांत बोलते हैं, उन्होंने कूटनीति के अधिकार पे, कूटनीति के तहत उसने क्या किया, अधिकार स्थापना स्टार्ट कर दिया। अब देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, क्वेश्चन बनता है कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत का सिद्धांत। अब देखो पहला पॉइंट बनता है कि जो स्वतंत्र मित्र एवं मित्र राज्य होते थे, उनका जो उत्तराधिकारी होता था, ठीक है, वो किसके मामले में था, उनका जो उत्तराधिकारी था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, ठीक है। मुगल या पेशवा होता था, वो सरकार से अनिवार्यता लेना उनको अनिवार्य था, कि भैया हमें बिना हमारे आज्ञा के तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और जो ब्रिटिश के नियंत्रण में थे उनको भी पूरा का पूरा उनको नियंत्रण लेना था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कंट्रोल करना, मतलब व्यापक अपने किसी भी तरह के पॉलिसी अपने नियम बना कर उसको कब्जा कर लो, ठीक है। उनको ऐसा मतलब क्या, एक वर्ड आता है अपंगुता, हिंदी में एक वर्ड आता है अपंगुता, मतलब उसको डिसेबल कर दो,
ठीक है ना, वो मतलब पैर पे भी पैर सब कुछ है, लेकिन उसको क्या कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो सारे के सारे हमारे बिना वो कुछ नहीं है। मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो इंडियन किंग्स थे उनको ऐसा बना दिया कि हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकते, हमारी बिना आज्ञा के ना वो फॉरेन पॉलिसी कर सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को प्रसार करने के लिए उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट की। ठीक है, तो पॉलिटिकल में उन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होगा, अब जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, उस टाइम क्या था कि ठगी प्रथा का मतलब जो ठग थे उनका काफ़ी ज़्यादा बोला वाला था। ठीक है, उसमें उन्होंने सुधार किया, ठगों को मतलब ठगों का अंत करने लगे, लैंड जो लैंड पॉलिसीज थी उसको उसमें डेवलपमेंट करने लगे। तो धीरे धीरे उन्होंने लैंड पॉलिसी को पूरा ज़्यादा बढ़ा दिया और ठगों का उन्होंने अंत करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा आर्थिक, यानी इकोनॉमिक, इकोनॉमिक समझते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने व्यवसाय कृषि का ना व्यवसायीकरण करने लगे। क्या करने लगे, कृषि का व्यवसायीकरण करने लगे। ठीक है, और जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग था, ठीक है, उसको भी तोड़ने लगे, खत्म होने लगा। लोगों तक मतलब अपने सामान को लोगों तक पहुंचाने लगे। ठीक है, रेलवे का विकास हो गया, सड़क का विकास होगा, धीरे धीरे क्या करना है डेवलपमेंट। अभी तक क्या थे, बंगाल तक सीमित, जब रेलवे का सड़क का जब विकास हो जाएगा तो अपनी जो सस्ती चीज़ें थी वो क्या करने लगी, मार्केट में गाँव के लेवल पे तक जाने लगी। अब सोचो हस्तशिल्प उद्योग का विनाश क्यों हुआ, क्योंकि राजाओं से इनको क्या मिलता था, इनको प्रोत्साहन मिलता था, हस्तशिल्प जो उद्योग था। अब ये चीज़ें खत्म हो गई मशीनरीकरण युग में। तो क्या होता है, मान के चलो अगर 10 रुपए का सामान, अगर हम गांव में वही सामान समोसा अगर मान लो, अगर एक समोसा अगर 10 रुपए का मिलता है, वही समोसा बाहर से आके 5 रुपए में मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, 5 रुपए वाला लेंगे, 10 रुपए वाला क्यों लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब जो 10 रुपए वाला के जो उत्पादक होगा धीरे धीरे क्या होगा, डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया की जो लोकल जो ट्रेडिशनल ट्रेड था उसको उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, अपने आप को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। अलग अलग चीज़ें, सस्ती सस्ती चीज़ें, चाइना मार्केट, अभी आज के डेट में देखो चाइना के बहुत सारी चीज़ें आती हैं। चाइना मार्केट में बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती है, लाइट मिलती हैं, कोई मोमबत्ती नहीं लेता, कोई मोमबत्ती दिया नहीं जलाते लोग, क्योंकि लाइटिंग वाली दिया भी आती है। तो क्या होगा, सस्ता पड़ता था तो महंगा लोग क्यों लेंगे। ठीक है, अब देखो सोशल में उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स तो हो गया, सोशल में उन्होंने क्या किया, इन्होंने रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, मतलब इन्होंने विधि का निर्माण स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया, शिक्षा का इन्होंने प्रसार करने लगे। ठीक है, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को, क्यों, क्योंकि इनको अपने तरीके के लोग बनाना था, अपने तरीके, जैसे हम सोचते हैं हमारे बराबर वाला हो, हम अगर मार्केट हम का मेरे यह सोचने वाला हो जाएगा। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब मिशनरी को लाया था भारत में, उन्होंने कलकत्ता से रामपुर से आई और उन्होंने क्या किया, बाइबल्स का 26 लैंग्वेज में क्या किया, ट्रांसलेट किया और उसको बांटा और अपने धर्म का प्रसार करा कि भैया तुम आओ हमारा धर्म स्वीकार करो, और तुमको नौकरी भी देंगे, तुमको पैसा भी देंगे, तुमको मान सम्मान भी देंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब उसके लिए क्या, एजुकेशन को तुमको चाहिए, एजुकेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का एजुकेशन और पैसा, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कि एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने बढ़ाने लगे। फिर जो ट्रेडिशनल जो थी चीज़ें, सती प्रथा हो गया, ठीक है, दास प्रथा हो गया, शिशु हत्या हो गया, नरबली प्रथा हो गया, इसका इम्प्लीमेंट करने लगे। यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रेडिशनल कल्चर था उसको क्या होगा, इम्प्लीमेंट होने लगा। ट्रेडिशनल जो एजुकेशन था उसको उन्होंने ख़त्म करने लगे कि भैया ट्रेडिशनल एजुकेशन है, ट्रेडिशनल भाई, ट्रेडिशनल एजुकेशन का मतलब क्या, ट्रेडिशनल एजुकेशन का मतलब जैसे हिंदू, उस टाइम क्या था, हिंदू और मुस्लिम ये लोग मठ में या फिर गुरुकुल में, ये मदरसा में उन्होंने करते थे पढ़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता था, ट्रेडिशनल चीज़ों को क्या काफ़ी फोकस किया जाता था। ठीक है, जो प्रथाएं थी जो चली आ रही हैं प्रथाएं, वो प्रथाएं क्या थी, विद्यमान थी। अब वो किसी की प्रथा को तुम तोड़ोगे, किसी कहीं भी जाके प्रथा को तोड़ोगे, जैसे आज के डेट में खाप पंचायत हो गया ले लो। ठीक है, आज के डेट में आए दिन देखते हो तो कि अदर कास्ट जो मैरिज होती है, ठीक है, काफ़ी लोगों को लेके चलने, रिलीजन को लेके होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर, जो ट्रेडिशनल सोच के थिंकर्स होते हैं वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे कि अरे ये कैसे हो रहा है, ये क्या बदलाव कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स होने लगी। तीसरा, चौथा, लास्ट हुआ कल्चर। कल्चर में उन्होंने क्या किया कि अपने उपयोग के हिसाब से, यानी अपने उपयोग के हिसाब से उन्होंने कल्चर में डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या खेला, उपयोग या उपयोगितावादी विचारधारा यहाँ पे उन्होंने शुरू कर दी। उपयोगितावादी विचारधारा यानी क्रिश्चियनिटी को यहाँ प्रमोट किया।
अब देखो, अब यहाँ धर्म भी क्या, धर्म का प्रसार भी हो रहा है, ठीक है। दूसरा, ये क्या कह रहे हैं कि भैया तुम आओ क्रिश्चियनिटी ज्वाइन करो, लेकिन जो तुम्हारी पेट्रोटिक जो है ना, जो फादर की जो प्रॉपर्टी है पितृसत्तात्मक, वो तुम्हारा बना रहेगा। लेकिन तुम अगर क्रिश्चियनिटी ज्वाइन करते हो, तुमको क्या मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी और नौकरी में प्रमोशन भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने कल्चर में अपनी मिशनरी को डेवलपमेंट करने की बात कह दी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें अगर होने लगी, पॉलिटिकल में भी उन्होंने एंट्री कर ली डायरेक्टली, अब डायरेक्ट इंटर करने लगे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी करने लगे थे, इकोनॉमिक भी करने लगे थे, सोशल भी करने लगे थे, कल्चरल भी करने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें बनी 1857 की क्रांति के कारण, ठीक है। 1857 की क्रांति का एक ही कारण, सब अगर क्वेश्चंस बनता है कि 1857 का रिवोल्ट का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो धर्म। क्योंकि ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। लोगों की भावनाएं क्या हो गई, आहत होने लगी। जब किसी की भावना आहत होती है, जैसे आज के भी डेट में देखोगे कि हर चीज़ पे इंसान को, जो हिंदू कम्युनिटी हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी होती है, कुछ नहीं, कोई टॉपिक होता है कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर धर्म पे बात होती है तो सारे के सारे लोग क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा था, उन्होंने धर्म पे वॉक करना स्टार्ट हुआ तो लोगों में क्या हो गया, लोगों में एक आक्रोश पैदा होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जो फेज ऑफ फाइनेंस एपलिज्म, ठीक है, और 1858 से लेके लास्ट तक, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो उपनिवेश, जो वित्तीय चरण बोलते हैं, इसको फाइनेंस फेज बोलते हैं। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट ही हो गया था, ठीक है। दूसरा 1857 में रिवोल्ट हो गया, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन और भी जगहों पे, जैसे यूरोप में, जापान में, ठीक है, और भी जगह क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। तो ब्रिटेन का जो आधिपत्य था, ठीक है, वो थोड़ा सा कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने इंडिया में क्या किया था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। अब उसका दिमाग खनक गया कि अरे यार, मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई, और यहाँ पे हमारे बराबरी करने वाले हमारे कंपटीटर भी खड़े हो गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या पॉलिसी अपनाएं कि इन चीज़ों को मैनेज करें, और जो पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया है कि वो हमारा इन्वेस्टमेंट डूबे ना, और वो सारी चीज़ें हमें मिल जाए, और फिर से 1857 की क्रांति जैसा कोई वॉर ना हो जिससे हमें प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। अब देखो दूसरा कि इसके लिए तुम इनको क्या करना पड़ेगा कि भारत की जो भी चीज़ें थी उस पे पूरा का पूरा नियंत्रण, ताकि कोई बाहर वाला बंदा ना आके अपना वो काम करे, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन आज भी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद भी भारत बढ़ नहीं पाया। तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन्स हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स उसको कभी सोचा नहीं, उनको पैसे से मतलब था, ठीक है। अब देखो, सबसे अब समझते हैं इसको, पॉलिटिकल को, ठीक है। पॉलिटिकल को इसको समझते हैं कि राजनीतिक में इस दौरान क्या चेंजेस हुए, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने कि जो विस्तारवादी नीति थी, जो विस्तारवादी नीति जो अपना विस्तार कर रहे थे, उसको इन्होंने क्या किया, रोक दिया, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कर काम कर रहे थे, डायरेक्टली वो विस्तार कर रहे थे, लेकिन अब क्या करने लगे, इनडायरेक्ट करने लगे, इनडायरेक्ट करने लगे। ताकि उससे फायदा क्या होगा, जब इनडायरेक्ट हो जाएगा तो लोगों में क्या होगा, अरे नहीं, अब तो इनडायरेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किसको प्रीफर किया, जो 1857 के टाइम जिसने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, जागीरदार हो गए चाहे राजा हो गए, उनके साथ समझौता करके कि भैया ठीक है, आप ही सर्वे सर्वा हो, हम आपके अंदर में काम कर रहे हैं। लेकिन काम कौन करता था, बैकफुट पे कौन काम करता था, ब्रिटिशर्स ही काम करता। लेकिन समझौता के तहत कुछ राइट्स इनको दे दिए गए, कुछ चीज़ें इनको दे दिए कि हाँ भैया चलो, तुम भी खुश हम भी खुश, पता ना कि 11 चूस पकड़ा दिया, ठीक है, कि हाँ भैया ठीक है, तुम भी खुश हम भी खुश, ठीक है। तो ये उन्होंने अनुबंध करने लगा। क्यों? अब ये चाहते थे अपना क्या करना, नियंत्रण स्थापित करना, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, ताकि 1857 की क्रांति जैसा कोई फिर से दोबारा क्रांति न हो, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक। अब इन्होंने क्या किया कि जो विद्रोह ना हो सके, ठीक है, अब इन्होंने भारतीयों को, ठीक है, इंडियंस पीपल को अपने जो प्रशासनिक चीज़ें थी
उसमें शामिल करना शुरू कर दिया। जैसे मान लो कोई पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें कुछ इंडियंस को डाल दिया तो लोगों में क्या कह रहे, चलो भारतीय है, उसने सोच सोच समझ के ही बनाया होगा, लोग अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो भारतीय स्थापित करते थे, लोग डालते थे, वो उनके जैसे ही थे, क्योंकि शिक्षा का जो प्रसार किया था उन्होंने उसी बेस पे किया था। वैसे ही शिक्षा देते थे, वैसे ही उनको इन्वायरमेंट देते थे, जैसा जिसको इन्वायरमेंट दोगे वैसे ही चीज़ें हैं वो क्या होगी, एक दूसरे के अंदर डेवलप होंगी। ठीक है। तो यहाँ क्या चीज़ें होती है, यहाँ उन्होंने पॉलिसी जब अपनाना स्टार्ट की उसमें भारतीयों को भी शामिल करना स्टार्ट कर दिया, ताकि लोगों में ना जो भावना थी, मतलब जन आक्रोश या फिर अंदर से जो उबालती का, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन भी हो गया था, प्रेस भी आ चुका था, धीरे धीरे लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करने लगे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक पॉइंट। ठीक है। इकोनॉमिक में क्या करने लगे उन्होंने, भारत में तो बहुत सारी चीजें हो रही थी भाई, कच्चे माल आ रहे थे, ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, लेकिन इन्होंने प्रसार का नहीं किया। माल आया, बेचा, काम खत्म। अब उनका डेवलपमेंट यानी कि इंडस्ट्री लगाना नहीं, इंडस्ट्री उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने माल आया, बेचा, मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम करना है, वो उनको पता था अगर हमने कुछ भी चीज़ किया आर्थिक रूप से तो वो फिर से प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होगा। ठीक है। सोशल में क्या किया, सोशल को बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया। ठीक है। इन्होंने क्या नहीं कि अहस्तक्षेप की नीति, हमें भैया हस्तक्षेप करना ही नहीं, तुम कैसे भी रहो, ठीक है, तुम नंगे रहो चाहे, कोई मतलब नहीं, हमें तुम्हारे जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसमें हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है। लेकिन कल्चरल में उन्होंने बहुत बड़ा रोल किया। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बांटो और राज करो की नीति इन्होंने स्टार्ट की, नस्लवादी, नस्ल के हिसाब से। ठीक है। इन्होंने विभाजन करना स्टार्ट किया 1857 दिन, देखते हो कि पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट को उन्होंने शामिल कर दिया, पठान रेजिमेंट भी को भी, जो उन्होंने सपोर्ट किया था। तो इन्होंने क्या किया, नस्लवादी और सांप्रदायिकता। ठीक है। नस्लवादी नस्लवाद को और सांप्रदायिकता को, दो चीजों को इन्होंने यहाँ बढ़ावा दे दिया, आपस में ही लड़वाना शुरू कर दिया कि भैया ये अगर आपस में लड़ते रहेंगे ना तो इनको सोचने समझने को टाइम ही नहीं मिलेगा। जब सोचने समझने को टाइम नहीं मिलेगा तो भैया फिर हम अपना काम भी करते हैं। लेकिन यही सारी चीजें, ये सारी चीजें राष्ट्रवाद को जन्म देती, क्योंकि 1857 के बाद इनका चेहरा, वास्तविक जो चेहरा था, ये क्या धारणा से भारत में आए हैं, रुके हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी धारणा यहाँ पे विकसित हो गई थी। प्लस रेलवे सड़क के विकास होने के बाद जो फिलॉसफी, जो एजुकेशन था, तो लोगों तक क्या थे, आपस में बातचीत वहाँ पहुँचने लगी थी। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स खत्म होने लगे, जागरूकता होने लगी थी। ठीक है। अब यहाँ राष्ट्रवाद की चीजें जन्म ले देती हैं। अब उसी टाइम 1857 की क्रांति भी होती है, छोटे छोटे जन आंदोलन भी होते हैं, सारी चीजें होती है, समाज का सुधार भी होने लगता है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ समाज सुधार अभी तक क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कर रहे थे, अब इंडियंस भी करने लगे। ठीक है। वेस्टर्न कल्चर को ध्यान में रखते हुए, कोई इंडियन कल्चर में ध्यान, कोई ट्रेडिशनल को ध्यान में रखते हुए कर रहा है, कोई वेस्टर्न को ध्यान में करते हुए रखता है। ठीक है। फिर जातीय आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। महार अम्बेडकर स्टार्ट कर देते हैं, नारायण स्वामी स्टार्ट कर देते हैं, फिर गांधी आ जाते हैं, गांधी आने के बाद सारा का सारा चीज़ें उनको चेंज हो जाता है। फिर आधुनिक, मतलब यहाँ से 1858 से 1915 तक मान लो, इसके बाद आधुनिक मॉडर्न नेशनलिज्म, यहाँ से अब गांधी आते हैं, आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म हो जाता है। फिर गांधी क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर ऐसा तो है नहीं कि गांधी के आने के बाद ही, और गांधी जैसे बहुत सारे नेता थे, गांधी में और अंबेडकर में देखो ट्रेडिशनल चीज़ों का फर्क था, प्लस इन्होंने, गांधी ने ना, गांधी इतने पॉपुलर इसलिए होगा क्योंकि वो नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट किए। ठीक है। अभी तक जो भी सारी चीज़ें होती थी मिडिल और अपर, लेकिन गांधी ने नीचे से ऊपर जाने की पॉलिसीज अपनाई। ठीक है। इसलिए गांधी आज फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि लैंड रेवेन्यू। ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, भारत क्या था, कृषि प्रधान देश था। ठीक है। अब कृषि प्रधान देश था तो भैया कृषि से, कृषि पर ही कंट्रोल हमें करना है। ठीक है। अब कृषि पर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या हुआ, 1765 में क्या हुई थी, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है। अब इलाहाबाद की जब संधि हुई तो उसमें क्या हो गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्या मिल गई थी, दीवानी मिल गई थी। ठीक है।
71 तक उन्होंने क्या किया, पुरानी जो व्यवस्था है उसको लागू किया, लेकिन कंपनी का जो खर्चा था क्या होगा, दिन पर दिन तुम्हारे जैसे मान लो कहीं जाते हैं, स्टार्टिंग में जाते हैं तो पता चलता है 10,000 रुपये खर्चे हो रहे हैं जी, लेकिन कुछ दिन बाद वही 10 से 12 होने लगता है, 12 से 14 होने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि लैंड कृषि में उन्होंने इंटरफेयर करना, क्योंकि वही एक टैक्स का सोर्स था। ठीक है, तो उन्होंने उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी पैसे खर्च होते थे, अब उनकी आपूर्ति भी करना है ना। अब आपूर्ति कैसे होगा, आपूर्ति वही, और जहाँ से टैक्सेस लो, जितना टैक्स ले सकते हैं उतना लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो भारत में ना तीन, ये जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये तीन ज़्यादा फेमस है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन इसके पहले भी एक चीज़ें, दो चीज़ें हुई थी। ठीक है, अब देखो 1772 में, 1772 में क्या होता है कि जब वारेन हेस्टिंग आता है, ठीक है, वारेन हेस्टिंग साहब रहते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, इजारदारी व्यवस्था स्टार्ट करता है। इजारदारी कहाँ स्टार्ट होता है, बंगाल में स्टार्ट होता है। 5 साल के लिए ठेके पे इसने दे दिया कि भैया 5 साल के ठेके पे ये जमीन लो, जो अधिक बोली लगाएगा खेत उसका। ठीक है, तो जो अधिक बोली लगा तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग जिनको खेती नहीं आती वो भी क्या हो गए, इसमें एंट्री कर गए। ठीक है, जो जमींदार थे, नए नए जमींदारों का, जागीरदारों का उत्पन्न हो गया, उनको पता था कि भैया अब हमें क्या करना है, 5 साल के लिए मिल रहा है, अब अगले साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए जितना लूट सकते हैं, जितना टैक्स ले सकते हैं ले लो। तब इन्होंने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट, जो बोली लगाता है तो वो क्या करते थे, किसानों पे ना अत्याचार करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको चूसना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब जब चूसना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा भैया, उनकी स्थिति क्या होगी, दिन पर दिन क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आर्थिक जो थे ना, इस- अस्थिरता उत्पन्न होगी। ठीक है, इजारदारी व्यवस्था की वजह से ना आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होगी, जिसके कारण से क्या हुआ, फिर उसको 77 में 1 साल किया गया, लेकिन फिर वो भी वैसे ही रहा, 5 साल करो या 1 साल करो, जब चूसना है मतलब लूटना ही है तो भाई जबरदस्ती लूटो। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हुई वारेन हेस्टिंग के टाइम पे। ठीक है, फिर आया कार्नवालिस, फिर कार्नवालिस साहब आए। कार्नवालिस आने के बाद उन्होंने क्या किया कि देखो, ठीक है, कार्नवालिस आया। ठीक है, ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये 19% एरिया जो था, कार्नवालिस ने क्या किया था, इसको मालगुजारी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको परमानेंट सेटलमेंट को मालगुजारी भी बोलते हैं। ठीक है, मालगुजारी ले लो, इस्तमरारी ले लो, जमींदारी ले लो। ठीक है, तो इसका 3 4 नाम है, क्वेश्चंस पूछता भी है, इस्तमरारी, ठीक है, या फिर स्थाई परमानेंट सेटलमेंट, या जमींदारी, या मालगुजारी। तो ये एक ही नाम है, परमानेंट सेटलमेंट के ही नाम है, जमींदारी सिस्टम के ही नाम, इसको इस्तेमारी भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, जो भूमि का स्वामी था, ठीक है, अब भूमि का स्वामी कौन हो गया था, जमींदार हो गए थे। यहाँ क्वेश्चंस पूछता जाता कि किसको फोकस किया, तो भूमि का स्वामी किसको बना दिया गया, जमींदार को। जब जमींदार को बनाओगे तो भैया क्या करेगा, किसानों को क्या करेगा, फिर शोषण करना स्टार्ट किया कि भैया हमें तो पैसा भाई लेना है। तो उन्होंने क्या किया, 10/10/11 और 1/11, यानी 100 रुपये में से 89 रुपीज कंपनी के पास और 11 रुपया अपने जमींदार अपने पास रखता था। लेकिन अब 11 रुपया भाई, टाइम भी फिक्स है कि हमें इतना 89 रुपीज देने हैं। ठीक है, अब 89 रुपीज देने हैं, तो भैया मान लो कि किस दिन भाई मौसम है, कभी खराब हो गया, कभी कुछ हो गया, तो क्या कर, जबरदस्ती उनका दोहन करना, किसानों का दोहन करना उन्होंने स्टार्ट किया। जब किसानों के जब दोहन करना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो गई। ठीक है, अब दिन पर दिन क्या हो गया, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा, किसान की स्थिति डाउन होती जाएगी। गवर्नमेंट ने क्या किया, सूर्यास्त कानून लाया कि भैया अगर इस डेट के तहत, इस शाम के तहत आपने नहीं पेमेंट किया, नहीं उसका टैक्स चुकाया, तो वो जमींदारी आपकी छीन जाएगी। तो अनसर्टेनिटी थी कि भैया मान के चलो हम नहीं दे पाए जितना गवर्नमेंट मांग रही, हम नहीं दे पाए कल को, तो पता चला जमींदारी खत्म, इसलिए अच्छा भैया अपना लूट लो। सूर्यास्त और कानून कहता है कि अगर नहीं पहुंचा रहे हैं तो उसको अपनी जागीरदारी को दूसरे को दे दे, तो वो लोग क्या कर देते, अपने ही लोगों को खड़ा कर देते कि भैया जाओ तुम। तो ब्रिटिशर्स को इसमें भी नुकसान हुआ, लेकिन किसानों की स्थिति दिन पर दिन क्या होने लगी, डाउन होने लगी। इसको 10 साल के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, 10 ईयर्स के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, 1973 में। ठीक है,
दूसरा रैयतवाड़ी। अब देखो, रैयतवाड़ी भी आती है भाई। रैयतवाड़ी में 51% एरिया होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक मुनरो था, एक रीढ़ था। मुनरो और रीढ़। अब यहाँ क्या था, ये जमींदारों पे और ये किसानों को फोकस किया गया। ये किसानों के साथ डायरेक्ट, मतलब कि भैया हम किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से अब लगान लेंगे। लेकिन लगान का जो निर्धारित जो था ना, वो फिक्स नहीं हुआ, ठीक है। अब फिक्स ना होने के कारण दिक्कत भी हो गई, क्योंकि मुनरो ने कहाँ स्टार्ट किया था, मद्रास में, और रीढ़ ने बारामहल के, मुनरो ने मद्रास में और रीढ़ ने बारामहल की पहाड़ियों में स्टार्ट किया। लेकिन उसका एक माइनस पॉइंट ये हुआ, क्योंकि किसान के पास भाई पैसा तो था नहीं, तो क्या करता था, सूद पे क्या करता था, इंटरेस्ट पे पैसा लेता था। अब इंटरेस्ट क्या उस टाइम बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो उन्होंने एक खेमा खड़ा कर दिया था, ठीक है। जमींदार और किसानों के बीच में एक गैप आ गया, ठीक है। जब भाई अब ये लेता था, ठीक है। अब भाई सूद पे पैसा लिया, देना भी है, फसल खराब भी हो गई, लेकिन वो सूद का सूद पे सूद, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था दिन पर, फिर भी किसानों की स्थिति क्या हुई, फिर खराब हो गई। तो यहाँ ये सिस्टम जो है ना, रैयतवाड़ी सिस्टम क्या किया, किसान वर्सेस ना महाजन कर दिया। यहाँ दो खेमों में ना किसान और जमींदार आपस में दुश्मन हो गए, मतलब एक ही घर के दो बंदे आपस में दुश्मन हो गए बंटवारे को लेकर, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है जमींदारी, महालवाड़ी, सॉरी, ठीक है। महाल मतलब क्या होता है, गांव, ठीक है। इसमें क्या किया गया, महालवाड़ी जो सिस्टम था पंजाब में, यूपी में ये स्टार्ट किया गया था। तो इसमें क्या किया कि महाल मतलब क्या होता है, गांव को ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया लेना। तो पहली बार, मतलब आज के डेट में होता है ना कि मानचित्र एटलस और पंजीकरण के हिसाब से उन्होंने देना स्टार्ट किया, हाँ जी इतना है मानचित्र में, इतना एग्रीकल्चर लैंड है, हम उस पे इस चीज़ को हम लेंगे। और मार्टिन बर्ड ने इसको शुरू किया था, ठीक है। इसका जो योजना बनाई थी, ठीक है, मार्टिन बर्ड ने बनाई थी, और हाल्ट मैकेंजी इसका जन्मदाता था, महालवाड़ी का, ठीक है। तो इसने क्या गांव को, गवर्नमेंट और गांव आ गया यहाँ पे, ठीक है, कि गांव से डायरेक्टली गांव का एक बंदे को खड़ा कर दो, और वो गांव का सारा चीज़ जितना कृषि में, जितना मानचित्र में दिखा, उतने पे हम टैक्स दे दिया कि भैया इतना हमें टैक्स चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होगा, जब इतना होगा तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, फिर किसानों की स्थिति क्या होगी, दिन पर दिन डाउन होती गई, ठीक है। अब देखो, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा भाई, हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। जो लोकल से राजा राजा महाराजा का जो जो भी चीज़ें थी, वो जस्ट क्या होती थी, ग्रामीण होती थी और शहरी होती थी, ठीक है। अब देखो, ये क्या होती थी, जो क्राफ्ट्स होते थे वो एक ग्रामीण होते थे और एक शहरी होते थे, ठीक है। अब इनको प्रमोट कौन करता था, राजा करते थे। अब राजा का रोल क्या हुआ, यहाँ खत्म हो चुका था भाई, राजा जो प्रमोट करते थे उनका सब खत्म हो गया, तो खरीदेगा कौन, जब खरीदेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं तो सामान बनेगा ही नहीं, क्योंकि उनको भाई पैसा चाहिए, कोई अगर प्रमोट करा तभी तो तुम किसी चीज़ को बनाओगे, ठीक है। दूसरा, 1813 का चार्टर एक्ट आता है, एकाधिकार समाप्त हो जाए, बहुत सारी काम लोग इन्वेस्टमेंट आने लगते हैं, तो क्या होता है, ट्रेडिशनल चीज़ें धीरे 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 क्या होती है, खत्म होने लगती है। जब खत्म होने लगे तो क्या होगा, जो जो भारत में निर्मित होने वाले जो सामान थे उनका भी खत्म, डाउन हो गया, ठीक है। इसके बाद जो पॉलिसी आई थी लैंड रेवेन्यू की, वो मैंने आपको बता ही दिया। जो कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर, अब वो क्या करने लगे, एग्रीकल्चर को अपने हिसाब से उन्होंने डेवलप करने लगे, ठीक है। कि भैया हमें ये चीज़ चाहिए तो यही चीज़ हम उसको निकलवाएंगे, और मान के चलो नील की खेती करनी है तो 90% हमारा, 10% तुमको ट्रेडिशनल में जो भी निकालना है निकाल लो। तो धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होते चला गया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिटिश के जो हुआ, उसके फेजेस क्या थे और क्या क्या उसके इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक छोटा सा ना लेक्चर, जिसको हम एक समझ डेवलप किया, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का एक समझ डेवलप किया, फिर एक एक टॉपिक को हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे। 1857 से ये समझ में आ गया ना कि 18, तो हम समझ लेंगे 1857 की क्रांति अगर हुई तो क्यों हुई, ठीक है। अगर एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ तो हुआ क्यों, ठीक है। प्रेस का डेवलपमेंट हुआ तो हुआ क्यों, राष्ट्रवाद की भावना आई, चाहे कोई भी चीज़, जन आंदोलन से लेकर कोई भी चीज़ हुआ तो हुआ क्यों। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी एक क्लास में, क्या क्या चेंजेस इकोनॉमिक, क्योंकि सब सिंपल सी बात है, अगर हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले अपना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। और ये
हमें आगे देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे ना इससे रिलेटेड, अगर इसको मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये फेज है समझने में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिख सकते हो। ठीक है, क्या आपको समझ में नहीं आया? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।